हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के पार्ट 1 जो हमने पहले ही बना के चैनल में डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। गाइस देखिए, ये वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में काम आएगी। क्यों? क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार या केमिकल इक्वेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है? द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट्स। यानी कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि यहाँ संयोजन अभिक्रिया हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल देखिए क्या हो रखा है, बर्निंग ऑफ कॉल यानी कि कोयले का दहन। देखिए कोयले का सिंबल यानी कि कोयले का चिन्ह क्या है, वो होता है हमारा शी। और किसी चीज़ को भी जलने के लिए हमें एक गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो गैस कौन सा होता है? वो होता है हमारा ऑक्सीजन। यानी कि जब हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा CO2। यानी दो अभिकारक मिलकर, दो रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलेटेड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पर क्या था? बर्निंग ऑफ कॉल, ठीक है, यानी कि कोयला। और यहाँ पर क्या है? नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस का दहन। हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृतिक गैस का दहन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखिए हम देखते हैं नीचे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, CH4। CH4 एक गैस है, प्राकृतिक गैस है। जब इसको मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो किसकी मदद से जलाते हैं? वायुमंडल में गैस होता है, उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। मैंने ऊपर ही आपको बताया था ऑक्सीजन। यानी कि जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल की मात्रा, और साथ ही साथ क्या मिलेगी? हमें मिलेगा ऊष्मा यानी कि हीटिंग। यानी कि इसमें क्या हुआ है, दो अभिक्रिया मिलकर और नए उत्पाद जब बनाया तो उसमें क्या हुआ? ऊष्मा यानी कि हीटिंग का निर्माण हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डिकम्पोजिशंस रिएक्शन, अर्थात द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अर्थात वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद
बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मैंने संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के उल्टा। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक उत्पाद टूटकर दो अलग अलग अभिकारक के रूप में बट जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो हमारा LHS होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश वाले रिएक्टेंट। और जो हमारा राइट हैंड में होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा उत्पाद साइड यानी रिएक्टेंट साइड जो हमारा है, उस साइड क्या होगा, सिंगल उत्पाद यानी सिंगल रिएक्टेंट अभिक्रिया के बाद टूटकर दो या दो से अधिक भागों में जब टूट जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जो हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं अभी हम नीचे देखेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, यानी कि जब गर्मी की वजह से यानी कि ऊष्मा की वजह से एक अभिकारक टूटकर दो अलग अलग उत्पाद में बट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए हिंदी वाले भी देख लीजिए, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ठीक है, यानी कि ऊष्मा की मदद से, गर्मी की मदद से वियोजन करना, दो टुकड़ों में बांटना, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए 2FeSO4, जब इसको ऊष्मा यानी कि हीटिंग दिया गया तो क्या हुआ कि जो हमारा Fe था ये और O3 एक अलग उत्पाद बना लिया, और साथ में क्या मिला हमें, SO2, और तीसरा क्या मिला हमें, SO3। यानी देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब हम एक अभिकारक को ऊष्मा दें यानी कि हीटिंग दें उनको, तो क्या होता है, एक ही अभिकारक 3 अलग अलग उत्पाद में टूट गया। इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए सबके इसके नीचे नाम भी दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट, और ये हमारा क्या है, फेरस ऑक्साइड। ये हमारे ग्रीन कलर का होता है और ये होता है हमारा ब्राउन यानी भूरा। अब देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा LH और RHS है ये दोनों संतुलन है या नहीं। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि जो हमारा 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो जब ये 2 Fe के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, Fe2, यानी हमारे लेफ़्ट साइड में कितना है, Fe2 है। तो देखिए राइट साइड में कितना है Fe, राइट साइड में सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है हमारा, ये रहा Fe2, यानी जो हमारा आयरन है Fe है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। अब देखिए S की बारी देखते हैं। जब ये 2 S के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, S2। अब देखिए हम राइट साइड में देखते हैं कितना है S, एक S हमें यहाँ दिख रहा है और दूसरा हमें यहाँ दिख रहा है, यानी कि राइट साइड में भी S2 ही है, यानी S भी हमारा संतुलन है, इक्वल है। अब देखिए जब हम इस 2 का मल्टीप्लाई O के साथ करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा 2 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले 4 के साथ। क्यों, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड में O ऑलरेडी 4 हैं और उनको और 2 से और गुना कर देना है, यानी कि 4 2 8। ठीक है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा O कितना है, 8 है। चलिए R साइड में देखते हैं कितना है, यानी राइट हैंड में कितना है। देखिए 3 यहाँ है प्लस 2 यहाँ है प्लस
3 यहाँ है। आप एक बार अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 3 + 2 5, 5 और +3 यानी कि 8। तो हमारे लेफ़्ट साइड में भी वो 8 है और राइट साइड में भी 8 है, अर्थात जो हमारा ये समीकरण है ये इक्वल है। चलिए आगे देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर। जब चूना पत्थर को ऊष्मा दिया जाएगा, गर्मी दी जाएगी यानी हीटिंग दी जाएगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ये तो आपको पता ही होगा कि CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ये संतुलन है या नहीं। देखिए जो हमारा यहाँ पे Ca है यानी कैल्शियम जो है हमारा, यहाँ पे हमारा 1 है, तो हमारे लेफ़्ट साइड में कैल्शियम कितनी है, 1, और आर साइड में भी कितना है, यहाँ पे देखिए 1 ही है, यानी कैल्शियम हमारा इक्वल है, संतुलन है। अब देखिए जो हमारा कार्बन है, कार्बन यानी कि C, जो हमारे लेफ़्ट साइड में कार्बन की मात्रा है वो कितनी है, 1 है, और राइट साइड में कितना है, राइट साइड में देखिए कार्बन की मात्रा ये रही, यानी 1 ही है, यानी C भी हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, यानी संतुलन है। अब चलिए ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लेफ़्ट साइड में कितना है, 3 है, और राइट साइड में कितना है, देखिए 1 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ है, अर्थात 1 + 2 = 3, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन की मात्रा भी इक्वल है, अर्थात जो हमारा ये समीकरण है ये संतुलन है। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे कि हमने पीछे ऊष्मा वाला देखा था कि एक अभिकारक को ऊष्मा की मदद से हम 2 अलग अलग उत्पाद के रूप में तोड़ देते हैं, वैसा ही सेम अब हम क्या देखेंगे कि एक ही अभिकारक को विद्युत की मदद से यानी कि करंट की मदद से 2 अलग अलग उत्पाद के रूप में यानी कि प्रोडक्ट्स के रूप में तोड़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए। विद्युत वियोजन, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी कि वो वियोजन जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे 2 अलग अलग उत्पाद के रूप में तोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अर्थात प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया विद्युत और ऊष्मा वाला, कि हम क्या करते हैं, एक ही अभिकारक को विद्युत या ऊष्मा की मदद से 2 अलग अलग उत्पाद के रूप में तोड़ देते हैं। सेम वैसा ही अब क्या करेंगे, हम तोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सूर्य के प्रकाश का, यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसे ही हम कहते हैं। कब, जब हम सनलाइट का यूज़ करके और एक रिएक्टेंट को तोड़कर 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में निर्माण कर देते हैं, अर्थात AgCl, ये एक हमारा रिएक्टेंट है, यानी एक हमारा अभिकारक है। इसको हम क्या करेंगे, प्रकाश की मदद से अर्थात सनलाइट्स की मदद से 2 अलग अलग उत्पाद के रूप में तोड़ देंगे, अर्थात 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में तोड़ देंगे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश हम कहते हैं इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रकाशीय
वियोजन। देखिए, जब हमने इसमें क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा दी, यानी प्रकाश डाला, सूर्य के प्रकाश इस पर हमने डाला, तो क्या हुआ, जो हमारा Ag था ये अलग टूट के अलग हो गया, और जो हमारा Cl था वो अलग हो गया। ऐसे ही सेम देखिए नीचे क्या है, AgBr। इसमें भी क्या हुआ, जब हमने प्रकाश इस पर डाला तो क्या हुआ कि Ag हमारा अलग हो गया और Br अलग हो गया, यानी कि दो अलग अलग उत्पाद हमें मिले। अब चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों संतुलन है भी या नहीं। देखिए, जो हमारे लेफ़्ट साइड में Ag है वो Ag की मात्रा कितनी है, यहाँ पर है हमारा 2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया ये 2 जो है ये Ag के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात Ag हमारे पास लेफ़्ट साइड में 2 है। और आर साइड में कितना है, आर साइड में भी आपको देख पा रहे हैं कि आर साइड में भी 2 ही है। अब देखिए जो हमारा Cl है वो कितना है, यानी कि 2 अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि Cl2। ठीक है, अर्थात Cl जो है वो भी हमारे पास लेफ़्ट साइड में 2 है। अब देखिए राइट साइड में कितना है Cl, राइट साइड में भी देख रहे हैं आप Cl2, यानी कि जो हमारा पहला समीकरण है वो संतुलन है, यानी इक्वल है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए 2AgBr, सेम ऐसा ही जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम नीचे क्या करेंगे, इस 2 को Ag के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि Ag की मात्रा यहाँ पे 2 हो जाएगी। और राइट साइड में कितनी है, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि Ag की मात्रा 2 ही है। अब देखिए Br कितना है, Br हमारे पास लेफ़्ट साइड में है 2। क्यों, क्योंकि जब इस 2 को हम Br के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2। ठीक है, यानी Br2। और राइट साइड में कितना है, राइट साइड में आप देख सकते हैं Br की मात्रा 2 ही है, अर्थात हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा सेकंड जो इक्वेशन है वो भी संतुलन है। चलिए अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि वो रिएक्शन या जो वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि हीट यानी गर्मी, लाइट यानी प्रकाश, या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, इन तीनों की मदद से तोड़ा जाए उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हिंदी में देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टिव यानी जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स है जो हाई लेवल का होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, वो क्या करता है कि कम पावरफुल वाले एलिमेंट्स में से उनका सॉल्ट यानी सॉल्ट क्या करता है, छीन कर अपने पास ले लेता है। यानी कि हिंदी वाले देखिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी क्या करता है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा, कम पावरफुल वाले से इसकी पार्टनर को छीन के अपने पास ले आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल दिया गया है, यानी कि Fe जो हमारा आयरन है वो जब CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा, जो हमारा Fe है ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और जो हमारा Cu है वो
कम क्रियाशील वाला तत्व है, यानी कि Fe के मुकाबले Cu कम क्रियाशील वाला है। तो क्या करेगा, जो Fe है वो Cu के पार्टनर कौन है, SO4, इसको ये छीन कर अपने पास ले आएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब Fe CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि Fe SO4 को Cu से विस्थापित करके, यानी कि Cu से अलग करके अपने पास ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि FeSO4 हो जाता है और Cu सिंगल रह जाता है, यानी अकेला पड़ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में कहे तो विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। ठीक है, यानी इस रिएक्शन से क्या होगा, इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया हो रहा है उनके वजह से क्या होगा कि लोहे की कील यानी जो आयरन है इसके ऊपर क्या होगा कि एक कॉपर की परत जम जाएगी। ठीक है, और इसका रीज़न देखिए, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा हो जाएगा, यानी जो CuSO4 था ये पहले तो नीला कलर था। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाई जाएगी तो इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी कि इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, FeSO4 के कारण। गाइस ये 4 यहाँ नहीं आएगा, ये 4 यहाँ पर लगा हुआ है दोनों में, ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारी, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए एक बार आप। चलिए आगे देखते हैं, Zn यानी जिंक प्लस CuSO4, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या होगा कि जो हमारा जिंक है वो जिंक क्या है, ज़्यादा अधिक क्रियाशील पदार्थ है, तत्व है Cu के मुकाबले। तो क्या करेगा, वही पुराना वाला रूल, यानी कि Cu क्या करेगा, SO4 को अपने साथ उठा लेगा। देखिए क्या होगा, ZnSO4 और बच क्या जाएगा, केवल Cu, तो प्लस में Cu यानी कॉपर। ऐसे देखिए यहाँ पे एक इंडिया में बहुत फेमस कहावत चलती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावरफुल होगा उसी का दबदबा बना रहेगा। तो जो हमारा ये समीकरण है, जो हमारा ये इक्वेशन है, इसमें हमारा ये जो कहावत है ये बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठता है। कैसे, देखिए जिंक पावरफुल था, यानी इसकी लाठी थी, इसीलिए जिंक ने क्या किया, SO4 को अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर देखिए Fe पावरफुल था तो इसलिए इसने क्या किया, यानी SO4 को अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिंक इज़ मोर रिएक्टेंट देन कॉपर, बताया गया है जो जिंक है हमारा वो अधिक क्रियाशील होती है कॉपर के मुकाबले। ठीक है, देखिए हिंदी वाले, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। अर्थात देखिए जो हमने पीछे जो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम उसी का ये सेम ही है, यानी कि इसमें अब क्या होगा कि दो होंगे और दोनों के पास अपना अपना पार्टनर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये अपना पार्टनर इसको दे देगा और इसका पार्टनर ये अपने पास ले लेगा। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि दोनों का जो पार्टनर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और कौन सी वाली, डबल वाली। चलिए अब हिंदी वाले देख लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो दो उत्पाद होंगे, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स जो होंगे, उन दोनों के यौगिक के बीच, यौगिक यानी कि जो साथ वाला पार्टनर है, इनके आयनों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कैसे, देखिए NaSO4
इधर हमारा दिखाया गया है NaSO4 प्लस BaCl2। यहाँ आप देखिए दोनों के पास अपना अपना पार्टनर है और इसमें क्या कहा गया है, द्विविस्थापन यौगिक, यानी द्विविस्थापन यानी इसका भी विस्थापन होगा और इसका भी विस्थापन होगा, पहला कंडीशन। अब आगे देखते हैं, आगे ये कह रहा है कि जो इन दोनों का यौगिक है यानी जो इन दोनों का पार्टनर है वो पार्टनर क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या हुआ है, जो हमारा Ba था, Ba पहले है Cl के साथ, जो हमारा Ba है वो Ba किसके साथ है, Cl2 के साथ। और जब इसके साथ रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, Ba ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया और किसके साथ पार्टनरशिप कर लिया, SO4 के साथ। देखिए दिया गया है BaSO4। अब अगला आगे दिया गया है हमारा Na2। Na2 का पहला पार्टनर था, पहले कौन सा पार्टनर थे इसके पार्टनर थे SO4। लेकिन जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया किया गया तो क्या हो गया कि जिस प्रकार Ba ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया उसी प्रकार Na ने भी अपना पार्टनर चेंज करके और Ba के पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर लिया और उसके बाद क्या बनाया, ये बनाया NaCl। ठीक है, और देखिए 2 यहाँ पर भी था, Cl के पास भी 2 है और Na के पास भी 2 है। तो जब 2 हमारा कॉमन होता है दोनों में तो हम क्या करते हैं, इस 2 को हम बाहर लगा देते हैं और NaCl कर देते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारा संतुलन का पॉइंट था उसमें आपको बताया था मैं कि संतुलन कैसे करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। राइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज़ फॉर्म्ड, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रहे, जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है उसको हम हिंदी में दूसरा नाम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, और इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं गाइस। अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, और ये जो पॉइंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें हम तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होता है, या हिंदी वाले हम कहें तो उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो हमारा ऑक्सीडेशन है यानी कि जो हमारा उपचयन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, द एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, और दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि हिंदी वाले अगर देखें तो उपचयन के 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तब, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यानी कि देखिए अगर ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि जहाँ उपचयन हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका उल्टा यानी कि अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे यहाँ पे अपचयन हुआ है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। चलिए आगे देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और एग्जाम्पल क्या है, पहला है हमारा C+O2, यानी कार्बन जो है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना हमारा CO2 बना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑक्सीडेशन। और हिंदी वाला अगर हम कहें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं उपचयन। हिंदी में हम कहते हैं इसको उपचयन
और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ हमारे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो हमारा उपचयन का पहला रूल क्या बता रहा था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब हम कहते हैं कि यहाँ पर उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, तो इसीलिए ये उपचयन है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बनाया कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी उपचयन है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये सेम चीज़ यहाँ उठा लिया गया है CuO, और इसके साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई गई तो क्या आया हमारे पास, तब हमारे पास आया है Cu प्लस में H2O। यहाँ क्या हुआ, O के साथ H2 में मिल गया और अभिक्रिया करके क्या किया कि Cu को अलग कर दिया और H2O यानी कि जल का मात्रा बना लिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन की हाश्र हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, लेकिन जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने के बाद हाइड्रोजन क्या बन गया, हाइड्रोजन जल के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन का हाश्र हुआ है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उपचयन। कब होता है, जब हाइड्रोजन का हमारा नुकसान हो। ठीक है, उपचयन यानी हाइड्रोजन जब लॉस होता है तो भी हम उसे उपचयन ही कहते हैं या ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो भी हम उसके उपचयन या ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा रिडक्शंस। ये भी दो टाइप्स होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब हम कहेंगे कि यहाँ रिडक्शन हुआ है या अपचयन हुआ है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। जब ऑक्सीजन की हाश्र हो, ऑक्सीजन का नुकसान हो, ऑक्सीजन हम खो दें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है यानी कि अपचयन हुआ है। अब चलिए हिंदी वाला देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हाश्र होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अपचयन हुआ है। और दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो भी हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर अपचयन है। गाइस देखिए ये वाला एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, उस सेम एग्ज़ाम्पल को उठा लिया गया है, और इसमें क्या था कि इसमें उपचयन भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमारे पास CuO है, ठीक है, और जिसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के बाद क्या हो गया कि C ने अपना O खो दिया। ठीक है, O खो दिया और बन गया सिर्फ Cu। तो इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन का हाश्र होता है, ऑक्सीजन का नुकसान होता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर अपचयन हुआ है या रिडक्शंस हुआ है। और दूसरा देखिए ऊपर हमारा H था और H क्या हुआ है, यहाँ से इधर आ गया, यानी कि इस साइड में, यानी जो हमारा लेफ़्ट साइड था, लेफ़्ट साइड में हमारे पास पहले से CuO प्लस H2 थे। ठीक है, जो कि अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया कि H हमने खो दिया। तो जब हम हाइड्रोजन खो देते हैं तब क्या होता है, तब वो होता है हमारा उपचयन, जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था कि जब हाइड्रोजन की लॉस हो, हाइड्रोजन हमारा खो जाता है तो हम उसको कहते हैं उपचयन, और जब ऑक्सीजन खो देते हैं हम तब उसको हम कहते हैं अपचयन। गाइस देखिए मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीके में बता रहा हूँ। जब हम
ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। जब ऑक्सीजन बढ़ा, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन। और जब हमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन या फिर अपचयन। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। तो चलिए मैं बिना टाइम गवाए सीधा पॉइंट्स पे आता हूँ। देखिए यहाँ एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया है और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन CuB यानी कि कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू Cu एंड H, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑक्सीडाइज्ड टू H2SO, ठीक है, यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे था, ठीक है, CuO प्लस H2 है, जब ये दोनों रिएक्टेंट किया, इन दोनों के बीच अभिक्रिया करवाई गई तो क्या हमें प्राप्त होता है इस साइड में कि H2O, यानी कि हमारे पास H2O आया और सॉरी गाइस यहाँ SO4 नहीं होगा, यहाँ पर होगा Cu, ठीक है, हमारे पास Cu आया। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस टॉकिंग प्लेस टुगेदर इज रिडॉक्स रिएक्शंस। गाइस देखिए यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और वैसे आपको ये इंस्ट्रक्शन लिखना या उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है इन दिस रिएक्शन CuO इज़ reduced to Cu and H is oxidized to H2O SO. Oxidations and reduction taking places thought together is redox reactions। देखिए हिंदी में देखते हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन और हिंदी में क्या है तो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स दोनों जगह सेम रहेंगे, रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया, तो यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन से होते हैं, जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों होते हों। ये पॉइंट्स गाइस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उपचयन और अपचयन के ऊपर क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन आए 1 मार्क्स वाला या 3 मार्क्स में पूछा जाए, इन दोनों के बीच डिफरेंट, लेकिन आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से आप इस पॉइंट्स को समझ सकते हैं ताकि आपके जो 3 मार्क्स है वो कहीं ना जाए। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव कौन कौन से होते हैं। पहला दिया गया है हमारा कोरोजन्स, यानी कि संक्षारण। व्हेन अ मेटल एक्सपोंडेड टू मैच्योर एयर, acid etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corroded। यानी कि क्या होता है कि जब हम लोहे के मेटल्स को कहीं रहने देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद क्या होता है, इसकी ऊपरी परत पे छोटे छोटे करके जंग टाइप का लग जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन्स। इंग्लिश में कोरोजन्स या हिंदी में संक्षारण। देखिए हिंदी वाले समझ लीजिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिसे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर संक्षारित हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कोरोजन्स का, और क्या क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि
जो है हमारा लोहा यानी आयरन जो है उस पर जंग लगना। दूसरा क्या बताया गया है, ब्लैक कटिंग ऑन सिल्वर, यानी जो चांदी है उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक परत जम जाती है, वो भी एक करोजन का एग्ज़ाम्पल है। आगे क्या है, ग्रीन कटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, ग्रीन कटिंग ऑफ कॉपर क्या होता है, तांबे के ऊपर हरी परत लग जाना। आर एग्जाम्पल ऑफ करोजन्स, यानी कि ये जो तीन है हमारा, तीन दिया गया, ये तीनों करोजन्स का एक एग्ज़ाम्पल है। चलिए हिंदी वाले देखते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना पहला। दूसरा, चांदी के ऊपरी काली परत व तांबे के ऊपरी हरी परत चढ़ना, यानी जो चांदी यानी सिल्वर और जो तांबा यानी कि कॉपर, ये जो दो होते हैं, इन दोनों के ऊपर हरी हरी, यानी तांबे के ऊपर ग्रीन कलर की होती है और जो हमारा सिल्वर है इसके ऊपर ब्लैक कलर की होती है परत, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण यानी कि करोजन्स का एक एग्ज़ाम्पल मानते हैं, उदाहरण मानते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा उदाहरण है संक्षारण का। चलिए आगे देखते हैं। करोजन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग प्लांट्स। चलिए हिंदी वाले देखते हैं। यशद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करने संक्षारण से वस्तुओं को बचाया जा सकता है, यानी कि हम किसी भी पदार्थ को, अगर जो हमारा तांबा हो या फिर चांदी का हो या लोहे का हो, इनसे बने हुए किसी सामान, किसी वस्तु को अगर हम सेव करना चाहते हैं, संक्षारण से बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यशद लेपन, उसके ऊपर कोई एल्युमिनियम या किसी चीज़ का हम लेप लगा देते हैं, एक पेंट कर देते हैं, ताकि ये हवा और पानी की नमी में संपर्क में ना आए और जंग ना लगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है, विद्युत लेपन, ये भी उसी टाइप का होता है, और पेंट करना। आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे घरों में लोहे की जो भी होती है, सीढ़ी हो गई या फिर जो हमारे छत के ऊपर एंगल लगे होते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं कलर से। और ये क्यों करते हैं, देखिए इसकी दो रीज़न होते हैं। नॉर्मल पर्सन ये इसलिए करते हैं ताकि उनका घर का जो डेकोरेशन है, डिज़ाइन है, वो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, एक तो इसलिए किया जाता है, और दूसरा जो साइंटिफिक रीज़न है वो संरक्षण, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु के ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि जंग ना लगे। ठीक है। और जंग लगने का रीज़न क्या है, मैंने आपको पीछे बताया कि जब हमारे लोहे की वस्तु हो या फिर तांबे की हो या चांदी या एक्सेट्रा कुछ भी हो, जब ये पानी और हवा की संपर्क में आते हैं तभी इसके ऊपर जंग लगता है और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये टूट जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ना हो इसीलिए हम इस पर क्या करते हैं कि यशद लेपन, वस्तु लेपन या फिर पेंट, इन तीनों में से कुछ हम इस पर कर देते हैं ताकि जो हमारा वस्तु है वो हवा और पानी के संपर्क में ना आ पाए। ठीक है, और हमारा जो वस्तु है वो सेव रहे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा रैंसिडिटी। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड ऑन एयर इन नॉन एज रैंसिडिटी। यानी कि रैंसिडिटी हम हिंदी में कहते हैं इसको विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है कि जब हमारा कोई तैलीय पदार्थ या हमारा जो आप देखते होंगे जो हमारा खाना है, वो खाना ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर में गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ख़राब हो जाता है और उसमें से गंदी स्मेल आने लगते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं रैंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता हमारा साइंस लैंग्वेज है। और अगर हम सिंपल सामान्य भाषा की बात करें, सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं बासी खाना। ठीक है, मान लीजिए बासी हो जाना, ख़राब हो जाना। आगे देखते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। इससे क्या होता है, जब खाना बासी हो जाता है, जब हमारा खाना ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है कि जो इसका स्मेल होता है, जो इसका सुगंध होता है, वो गंदा रहता है। ठीक है, बैड रहता है, और उसका टेस्ट भी गंदा हो जाता है। चलिए हिंदी वाले देखते हैं। विकृत गंधिता वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री
वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारा खाद्य पदार्थ है वो जब वायु के संपर्क में आता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ये क्या करता है, अभिक्रिया कर लेते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि वो जो हमारा खाद्य सामग्री यानी खाने के जो पदार्थ है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। और ख़राब होने के कारण क्या होता है कि उसका जो स्वाद होता है वो गंदा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है और उसमें से गंध भी आने लगते हैं, यानी कि इसमें से स्मेल आने लगते हैं। ठीक है। उनके स्वाद और स्मेल में क्या होता है कि चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। गाइस देखिए, अगर आपको ये विकृत गंधिता नाम याद करना टफ लग रहा है तो आप सिंपल सा एक वर्ड याद कर लीजिए। विकृत गंधिता को हम सामान्य भाषा में कहते हैं बासी होना। ठीक है। बासी कब हो जाता है, जब खाना ख़राब हो जाए। ठीक, उसे हम कहते हैं, साइंस की भाषा में बोलते हैं हम विकृत गंधिता, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको कहते हैं बासी होना। अब देखिए हम इसको कैसे बचा सकते हैं खाना को बासी होने से। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या होता है। पहला होता है हमारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। यानी जो ऑक्सीकारक है जो का हम उपयोग करके क्या करते हैं कि खाना को ख़राब होने से बचाते हैं। अगला है हमारा कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। यानी कि जो हमारा खाना है उनको हम क्या करें, ऐसे बर्तनों में रखें जो कि जहाँ पे वायु ना आ जा सके। यानी हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। वायुरोधी जहाँ पर वायु ना जा सकें। ठीक है। ऐसे बर्तनों में हम क्या करें, अपना खाना रखें तो हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। आगे क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। यानी कि जो एयर्स हैं, जो उसमें हवा है, उस हवा को हम बाहर निकाल दें। किसके ज़रिए, नाइट्रोजन की मदद से। हिंदी में क्या होता है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। यानी जहाँ वायु है, वायु की जगह हम क्या करें, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करें तो हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। गाइस आपने देखा होगा कि जो हमारा चिप्स होता है, कुरकुरे होते हैं, इसके पैकेट पूरे फुले होते हैं गुब्बारे की तरह, और अंदर में जो हमारा खाने पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो उसमें क्या होता है कि उस पैकेट के ऊपर पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वह वायु से अभिक्रिया करके विकृत गंधिता ना हो और खाद्य पदार्थ जो होता है अंदर का वो सेफ रहे। नाइट्रोजन गैस का हम फ्रिज में भी यूज़ करते हैं और जो भी पैकिंग वाले चीज़ होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा लास्ट क्या है, रेफ्रिजरेशंस यानी शीतलन द्वारा। शीतलन अर्थात ठंडक द्वारा। जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज में क्या होता है कि सारा खाना या जो भी हम आइटम रखते हैं वो ठंडा रहता है, और ठंडे की वजह से ही ठंडक की वजह से क्या होता है कि ख़राब नहीं होते। गाइज़ आज आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ लेके, आपको कमेंट करके बताना है कि CaCO3 का पूरा नाम क्या है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CaCO3 का पूरा नाम क्या है। देखते हैं आप लोगों ने मेरी वीडियो कितनी अच्छे से देखी है। इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।